सीएपीएफ एफकेट एग्जामपुर के सीडीएस सीएपीएफ एफकेट एग्जाम प्रेप चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, कौन कौन लोग ऑनलाइन आ चुके हैं फटाफट कमेंट करिएगा। जीके के इस क्वेश्चंस पर आप लोगों का सीरीज पर आप लोगों का स्वागत है और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। भाई जल्दी जल्दी सारे लोग जो है कमेंट करके जुड़ना शुरू कर दीजिए। कौन कौन लोग आ चुके हैं सबके कमेंट यहाँ पर आने चाहिए, तो फटाफट फटाफट सारे लोगों के कमेंट दिखने चाहिए और जल्दी जल्दी सारे लोग जो है बताना शुरू कर दीजिए। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर, इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के आंतरिक भाग में। सवाल क्या है? इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के आंतरिक भाग में। आपके चार ऑप्शन है। टेम्परेचर रिड्यूसेस विथ इंक्रीजिंग डेप्थ, बढ़ती गहराई के साथ तापमान कम हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है टेम्परेचर राइजेस विथ इंक्रीजिंग डेप्थ, बढ़ती गहराई के साथ तापमान बढ़ता है। प्रेशर रिड्यूसेस विथ इंक्रीजिंग डेप्थ, बढ़ती गहराई के साथ दबाव कम हो जाता है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर रिड्यूसेस विथ इंक्रीजिंग डेप्थ, गहराई बढ़ने के साथ तापमान और दबाव दोनों कम हो जाते हैं। विच वन इज द मोस्ट सुटेबल आंसर? भाई कमेंट करके बताना शुरू कर दीजिए कौन जो है सबसे सुटेबल आंसर है। फटाफट आप लोगों के कमेंट आने शुरू हो जाने चाहिए, तो जल्दी जल्दी सारे लोग जो है कमेंट करके बताना शुरू कर दीजिए भाई मोस्ट सुटेबल आंसर कौन सा है। देखिए, जब हम बात करते हैं गहराई में, जब हम जाना शुरू करते हैं तो क्रस्ट से जब हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे, क्रस्ट मेंटल कोर, ये जो है जब हम क्रस्ट से नीचे की तरफ बढ़ते हैं यानी मेंटल और कोर की तरफ जाते हैं डेप्थ में, तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। और यही कारण है कि जो हमारा क्रिस्टल वाला हिस्सा ये रॉक्स के फॉर्म में होता है, जो मेंटल वाला या प्रावार वाला हिस्सा है ये मोल्टेन फॉर्म में होता है, और जो हमारा आउटर कोर होता है यह अगर हम देखें तो ये हमारा फ्लूइड स्टेट में होता है, और जो इनर कोर होता है ये सॉलिड स्टेट में होता है। तो क्यों ऐसा होता है? टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है और इनर कोर तक आते आते टेम्परेचर कितना हो जाता है? 5500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 5500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम भीतर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। सो बी इज द राइट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, टेम्परेचर राइजेस विथ इंक्रीजिंग डेप्थ, यानी जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे तापमान बढ़ता चला जाएगा। ठीक, यही कारण है कि जो वोल्केनो वगैरह विस्फोट करते तो उनसे मैग्मा बाहर निकलता है, पिघली हुई चट्टानें बाहर निकलती। तो ये सब इसीलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है तो मोल्टन फॉर्म में आती चली जाती है। लेकिन यहां पर इनर कोर की तरफ अगर हम देखें तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट भी हो जाता है, और यही कारण है कि इनर कोर जो है वो हमारा सॉलिड स्टेट में आ जाता है 5500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने के बावजूद। तो ये पॉइंट को याद रखे रहिएगा, यहां से ये सवाल अक्सर इस तरीके का कुछ ना कुछ आप लोगों के एग्जाम में रहता है। तो एक सवाल इसको ध्यान में रखे रहिएगा, बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर आते हैं। अर्थ इनर मोस्ट पार्ट, द कोर इज मेनली मेड अप ऑफ, पृथ्वी का अंतरतम भाग कोर मुख्य रूप से बना हुआ है। आपके ऑप्शन है लेड, आयरन, कैडमियम, यूरेनियम। चार ऑप्शन आपके पास है। लेड यानी सीसा, ए ऑप्शन आपका सीसा, बी लोहा, सी कैडमियम और डी यूरेनियम। तो आपके कमेंट आने चाहिए भाई जो इनर पार्ट है, जो इनर मोस्ट पार्ट है कोर का, पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक हिस्सा है वह किसका बना हुआ है। कमेंट जो है फटाफट आने चाहिए, जल्दी जल्दी कमेंट करना शुरू करिए। देखिए, अगर हम बात करें क्रस्ट मेंटल कोर के केमिकल कंपोजिशन की, जब हम बात करते हैं क्रस्ट मेंटल कोर इनके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो क्रस्ट वाला जो हिस्सा है, जो हमारा परपटी वाला हिस्सा है, वो किसका बना हुआ है? मेनली सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का बना हुआ है, यानी सियोल का बना हुआ माना जाता है। तो ये मेनली किसका बना हुआ है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम यानी सियोल का बना हुआ है। और मेंटल यानी प्रावार वाला जो हिस्सा है, यह अगर हम देखें मेंटल यानी प्रावार वाले हिस्से की बात करें तो यह मेनली किसका बना हुआ है? सीमा का बना हुआ है, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना हुआ है। साल्ट में सीमा का बना हुआ कहते हैं। और जो कोर वाला हिस्सा है ये किसका बना हुआ है? निकिल और आयरन का बना हुआ है, इसीलिए इसको साल्ट में कहते हैं, नीफे का बना हुआ। अब यहां पर देखिए पूछ क्या रहा है? कोर वाले हिस्से को पूछ रहा है कि आंतरिक हिस्सा जो कोर वाला हिस्सा है वह किसका बना हुआ है। तो कोर वाला हिस्सा किसका बना हुआ है? नीफे यानी
निकिल और आयरन, तो यहां पर आयरन ऑप्शन में है, सो बी इज द राइट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, लोहे का बना हुआ है। लोहे के साथ साथ क्या है इसमें? निकिल भी बड़ी मात्रा में पाया जाता है, सो बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द सेकेंड मोस्ट अबेंडेंड मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट इज, दूसरी सबसे प्रचुर धातु पृथ्वी की पपड़ी पर जो पाई जाती है कौन सी है? गोल्ड, जिंक, आयरन, कॉपर, सोना, जस्ता, लोहा, तांबा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, यहां पर कमेंट करेगा इसे। देखिए, अगर हम देखें सेकंड मोस्ट अबेंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट की बात कर रहा है। जब मोस्ट अबेंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट की बात करेगा तो क्रस्ट किसका मेनली बना हुआ है? क्रस्ट मेनली बना हुआ है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का, जिसमें सिलिकॉन नॉन मेटल है और एल्यूमिनियम जो है वो मेटल है। तो मोस्ट अबेंडेंट मेटल क्या हो गई? सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु क्या हो गई? एल्यूमिनियम हो गई। लेकिन यहां पर जो है क्या पूछ रहा है आपका? सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट मेटल पूछ रहा है, दूसरी सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली पृथ्वी की पपड़ी पर धातु कौन सी है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो जो कोर वाला हिस्सा है वो किसका बना हुआ है? निकिल और आयरन का बना हुआ है। और मैग्मा जब बाहर निकलता है तो इस प्रकार से वह जो है पपड़ी के ऊपर आकर के जमता चला जाता है, और आयरन की मात्रा जो है वह क्रस्टोडियल पार्ट पर सेकंड मोस्ट अबेंडेंट मेटल बनाती है। सिलिकॉन नॉन मेटल है तो उसको काउंट नहीं किया जाता है मेटल में, इसलिए मेटल पूछ रहा है। मोस्ट अबेंडेंट मेटल पूछेगा, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु अगर पूछेगा तो एल्यूमिनियम। सेकंड मोस्ट अबेंडेंट मेटल अगर पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आयरन यानी लोहा हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, अगले सवाल की तरफ आते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय, भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? मैग्नीट्यूड किसके द्वारा मापा जाता है? तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? बहुत सिंपल सा सवाल भाई, फटाफट फटाफट आप लोगों के कमेंट आने चाहिए कि इसको किसके द्वारा मापा जाता है। आपके ऑप्शन है मर्केली स्केल, मर्केली पैमाना, रिक्टर स्केल, रिक्टर पैमाना, सेल्सियस स्केल, सेल्सियस पैमाना, या आरपीएम स्केल, आरपीएम पैमाना। तो ये जो है चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट कमेंट करे गाइस, जल्दी जल्दी कमेंट करें। देखिए, रिक्टर स्केल की जब हम बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी दो चीजें मापी जाती हैं। रिक्टर स्केल जो है ये क्या करता है? मैग्नीट्यूड को मापता है। और रिक्टर स्केल पर, रिक्टर पैमाने पर अगर हम देखें तो हर अगला अंक, यानी अगर हम 0 से 1 तक आ रहे हैं तो यहां पर अगर हम देखें तो एनर्जी 31.5 टाइम्स बढ़ जाती है, 31.5 गुने ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी 1 से 2 तक जाएंगे तो इंटू 31.5, 2 से 3 तक जाएंगे तो इसमें इंटू 31.5, इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। तो बहुत तेजी से बढ़ती चली जाती है इंटेंसिटी, बहुत ज्यादा जो है मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाता है, तीव्रता बहुत ज्यादा बढ़ती है भूकंप की। आप ऐसे समझ लीजिए कि 5 से 7 तक जाने में, अगर हम इस हिसाब से देखें तो रिक्टर स्केल पर 5 से 7 तक पहुंचने में 992 टाइम्स, 992 गुना इसकी तीव्रता बढ़ जाती है, 992 टाइम्स बढ़ती है। तो आप समझिए कि किस तरीके से तीव्रता बढ़ती है, और इसको किस में मापा जाता है? रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। और ये लॉग बेस्ड स्केल है, लॉगरिथम पर बेस्ड है। लॉग टेबल पर बेस्ड होने के कारण ये कैसा स्केल हो जाता है? इट इज एन एंडलेस स्केल। हालांकि अगर हम देखें तो 0 से लेकर के हम 9 तक ही काउंट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 0 से बिलो नहीं हो सकता है या 9 से ऊपर नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन 9.8 से ऊपर का भूकंप आने का मतलब हो गया कि पृथ्वी पर कुछ बचेगा नहीं, नॉर्थ पोल साउथ पोल हो जाएगा। 10 के आसपास का भूकंप आने का मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल हो जाएगा, तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो 9.8 9.9 तक जाते जाते कहानी खत्म हो जाती है। तो न तो हम रहेंगे न तो स्केल की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए जो है इसको माना जाता है। वैसे अगर हम देखें कैलकुलेटिव फॉर्म में देखें तो ये एंडलेस स्केल है, क्योंकि ये लॉग टेबल पर बेस्ड है। तो ये एक अंतहीन पैमाना है, 0 से बिलो भी हो सकता है और 9 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एंडलेस तक जा सकता है। लेकिन इसको बस 0 से 9 के बीच में हम काउंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके बिलो नहीं हो सकता या उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखे रहिएगा, यहां पर इस तरीके से सवाल आप लोगों को बनता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं गाइस। स्पिट इज नथिंग बट द, स्पिट यानी अगर हम देखें तो इसको थूक नहीं, भूजिह्वा कहा जाता है। भूजिह्वा या स्पिट कुछ और नहीं बल्कि क्या है?
ऑर्बिटल मोशन ऑफ द वाटर, पानी की कच्छी गति, शोर लाइन वेव्स, तटरेखा की तरंगें, सैंड डिपॉजिट्स एक्सटेंडिंग इनटू द माउथ ऑफ द बे, खाड़ी के मुहाने में फैली हुई रेत की जमा, या आइसोस्टैटिक रिबाउंड ऑफ सैंड इनसाइड द सी, समुद्र के अंदर रेत का समस्थानिक प्रतिच्छेद। ये जो है कमेंट करके बताइए क्या होगा आंसर। स्पिट या भूजिह्वा क्या होती है? देखिए, अगर हम बात करें स्पिट या भूजिह्वा की, जब हम बे या समुद्र के एरिया की बात करते हैं और इसमें सैंड डिपॉजिट होकर के इस तरीके से जो है निकल करके आ जाता है कि सैंड डिपॉजिट होकर के ऐसी संरचना बना ले, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पिट कहते हैं। ठीक, यानी सैंड डिपॉजिट है जो कि माउथ ऑफ द बे में निकल करके आता है। यही स्पिट अगर जो है वापस से किनारे की तरफ मुड़ जाए, कहने का मतलब है ये इस तरीके से वापस इधर की तरफ बेंड हो जाए, ऐसा स्ट्रक्चर बना ले, तो इसको हम क्या कहेंगे? हुक कहेंगे। कैसा दिख रहा है ये? जैसे हुक होता है उस तरीके का दिख रहा है। तो स्पिट ही जब बेंड होती है टुवर्ड्स द सरफेस, सतह की तरफ बेंड हो जाती है, तब हम इसको क्या कहते हैं? हुक कहते हैं। तो स्पिट और हुक ये जो है दो ऐसी आकृतियां हैं जो कोस्टल लैंड फॉर्म्स में आती हैं, तटीय आकृतियों के अंतर्गत आती हैं। सो सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा कि बे के मुहाने पर सैंड या ग्रेवल्स का, बालू के कड़ों और कंकड़ पत्थर का जो डिपॉजिट होता है, उसके आधार पर आपने ध्यान में रखना है कि ये जो है महत्वपूर्ण है कि इसके आधार पर जो है ये डिफाइन होता है। ठीक है, तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना है कि स्पिट क्या है? खाड़ी के मुहाने में फैली हुई। स्पिट या भूजिह्वा क्या है? भूजिह्वा जमीन जीभ के रूप में निकली हुई है। कहां? बे में, खाड़ी में। ये पॉइंट को याद रखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। उससे पहले आप लोगों के लिए भाई एक विशेष सूचना कि अगर अभी तक आप लोगों ने एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसको जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये वन स्टॉप सोल्यूशन है सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए। वन स्टॉप सोल्यूशन यानी जो कुछ आप चाहते हैं सबका सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। इसमें जॉब अलर्ट की जानकारी, स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्सेज, फ्री पीडीएफ, ढेर सारे अनलिमिटेड क्विज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फ्री प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर और ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट, सभी कुछ आपको मिलता है। तो ऐप अगर अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगर अभी तक नहीं डाउनलोड किया है तो इसको डेफिनेटली डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं होने वाला। तो ये जो है आपको जरूर करना है। और इसको डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना है? कुछ स्टेप फॉलो करने हैं सिंपल। जैसे आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर के आप एग्जामपुर लिखेंगे। जैसे एग्जामपुर लिखेंगे तो एग्जामपुर सरकारी नौकरी प्रेप ये ऐप ओपन होकर के आ जाएगा। इस पे इंस्टॉल कर लीजिएगा इसको। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ऐसा पेज ओपन होकर के आएगा, इस तरीके का पेज आएगा। यहाँ पर ओपन बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। थोड़ी देर में आपको ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ अगर आप नए हैं तो आपको लेट्स रजिस्टर पर क्लिक करना है। लेट्स रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये पेज ओपन होकर के दिखाई देगा। इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, पासवर्ड, फोन नंबर, सिटी और आई एग्री पर टिक करके रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही ऐप जो है वह प्रॉपरली काम करना शुरू कर देगा। तो ये चीज जरूर कर लीजिएगा। और भाई विशेष ऑफर, चूंकि दिवाली चल रहा है तो दिवाली धमाका ऑफर लेकर के आया हुआ है एग्जामपुर आप लोगों के लिए। एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पर, जो सीडीएस सीएपीएफ का कोर्स चल रहा है उसमें सभी कोर्सेज पर, प्रहार बैचेस पर आपको 75% का डिस्काउंट मिल रहा है। और इसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है दिवाली 75, दिवाली 75, DIWALI 75। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे आप किसी भी कोर्स पर, एग्जामपुर की किसी भी कोर्स को आप परचेज करेंगे तो 75% का आपको जो है डिस्काउंट मिलेगा। जैसे प्रहार बैच के सभी, सीडीएस का जो बैच है, ओटीए का जो बैच है, सीएपीएफ का बैच है या कॉम्बो बैच है, सब में आपको ऑफर दिया जा रहा है 75% का। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये ऑफर सिर्फ 27 अक्टूबर तक उपलब्ध है। 27 अक्टूबर की रात 12 बजे तक ये ऑफर उपलब्ध है। उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इसका लाभ उठाएं और कोर्सेज में आप लोग इनरोल करें, अपने आप को एडमिशन ले लें। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग कोर्स परचेज कर लें। अगले सवाल की तरफ आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड अंडर प्राइमरी रॉक्स, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है अंडर द प्राइमरी रॉक्स। प्राइमरी रॉक्स का क्या मतलब होता है, ऐसी चट्टानें जो सबसे पहले बनती है, यानी जिन चट्टानों से सभी प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है, ऐसी चट्टानों को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी चट्टान कहते हैं। और वोल्केनिक इरप्शन के परिणाम स्वरूप, ज्वालामुखी के विस्फोट से जो चट्टानें बन करके आती हैं, लावा और मैग्मा के जमाव से जो चट्टानें बनती हैं, ऐसी चट्टानों को हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं, आग्नेय चट्टानें कहते हैं। और इन्हीं चट्टानों के टूट फूट और जमाव से अगर हम देखें तो बाकी दोनों चट्टानों का निर्माण होता है, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, इन दोनों चट्टानों का निर्माण इन्हीं के टूट फूट जमाव और इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन से होता है। तो सबसे प्रमुख चट्टान क्या हो गई, सबसे पहले बनने वाली चट्टान क्या हो गई, इग्नियस चट्टान या आग्नेय चट्टान, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, प्राथमिक चट्टान कहते हैं। ठीक, प्राथमिक का मतलब हो गया कि वह चट्टान जिससे सभी चट्टानों का निर्माण हुआ। तो इग्नियस चट्टान से चूंकि मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री सभी प्रकार की चट्टानें बनती हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, प्राथमिक चट्टान कहते हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं। मोस्ट कॉमन इंट्रूसिव रॉक इज, सबसे आम दखल देने वाली चट्टानें, इंट्रूसिव का मतलब होता है आंतरिक हिस्से में पाई जाने वाली चट्टान, यानी अगर हम देखें तो पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में पाई जाने वाली चट्टान के बारे में पूछ रहा है कि मोस्ट कॉमन इंट्रूसिव, इंट्रूसिव का मतलब होता है आंतरिक, आंतरिक का मतलब हो गया सतह के भीतर। आपके पास चार ऑप्शन है यहां पर, कमेंट करिए। डोलामाइट, मार्बल, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन। डोलामाइट, संगमरमर, ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर, चार ऑप्शन आपके सामने। ठीक, तो इंट्रूसिव रॉक की अगर हम बात करें तो जनरली इसका निर्माण कैसे होता है इंट्रूसिव रॉक्स का, तो इंट्रूसिव रॉक्स आर मेनली फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंटेशन ऑफ मैग्मा, मैग्मा के जमाव से होता है। जो एक्सट्रूसिव रॉक है वो जनरली किससे बनती है, एक्सट्रूसिव रॉक या बाह्य चट्टानों की अगर हम बात करें तो एक्सट्रूसिव रॉक किससे बनकर के आती है, लावा से बनकर के आती है। यहां पर क्या पूछ रहा है, इंट्रूसिव रॉक पूछ रहा है, तो ये किससे बनकर के आएगी, मैग्मा के जमाव से बनकर के आएगी। और मैग्मा के जमाव से सबसे ज्यादा जो चट्टान का प्रकार बनकर के आता है वो क्या है, ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें। सो सी इज द राइट आंसर, ग्रेनाइट इज द राइट आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग्रेनाइट हो जाएगा। तो इसको जो है ध्यान में रख लीजिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, अगले सवाल की तरफ आते हैं। Which of the following is commonly found in sedimentary rock? निम्न में से कौन सामान्यतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, सेडिमेंट्री या अवसादी या परतदार चट्टानों में इनमें से क्या मिलता है। आपके ऑप्शन है आयरन, क्रोमियम, सिलिका, मैग्नीशियम। लोहा, क्रोमियम, सिलिका, मैग्नीशियम, इनमें से क्या जो है मुख्यतया पाया जाता है अवसादी चट्टानों में, सेडिमेंट्री रॉक में। देखिए अगर हम देखें तो अवसादी चट्टानें क्या है, टूट फूट और जमाव से बनेंगी। टूट फूट और जमाव किसका होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स का होगा। और छोटे छोटे पार्टिकल्स का मतलब हो गया कि क्या हो गया, ये सिलिका या बालू के कण हैं जो बड़े मात्रा में जमाव लेंगे। जैसे अगर हम देखें तो रेड सैंड स्टोन, लाल बलुआ पत्थर, आप लोग सुनते होंगे। यह जो है लाल बलुआ पत्थर क्या है, ये कॉमनली फाउंड सेडिमेंट्री रॉक का एक टाइप है, एक एग्जांपल है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिलिका हो जाएगा। सिलिका की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और खास बात समझिए, जिस चट्टान में सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी वह कैसी होगी, एसिडिक होगी, अम्लीय प्रकार की होगी। और एसिडिक का मतलब हो गया सिलिका की मात्रा ज्यादा है। और अगर भस्मीय प्रकार की चट्टान है तो इसका सीधा सा मतलब है इसमें सिलिका की मात्रा कम है। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखे रहिएगा। और आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, सिलिका इज द राइट वन। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सुंडा ट्रेंच लाइज इन, सुंडा ट्रेंच स्थित है, आपके ऑप्शन है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर, अरेबियन सी, अरब सागर, या इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। सुंडा गर्त यह जो है कहां पर स्थित है, कमेंट करके बताइए कि भाई सुंडा ट्रेंच कहां पर स्थित है। फटाफट आप लोगों के कमेंट आने चाहिए। सुंडा ट्रेंच की अगर हम बात करें तो कहां पर है ये, इंडोनेशिया के पास में है। और इंडोनेशिया के पास का मतलब हो गया कि कौन से ओशियन में हो गया, ये इंडियन ओशियन में है, हिंद महासागर में है सुंडा ट्रेंच, सुंडा गर्त। ठीक, कौन से ओशियन में स्थित है, इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में स्थित है सुंडा ट्रेंच, इसको याद रखिएगा। अगला,
द कॉन्टिनेंट विच डज नॉट हैव एनी डेजर्ट इज, जिस महाद्वीप में कोई मरुस्थल नहीं है वह कौन सा है? कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है? आपके ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। चार ऑप्शन आपके सामने, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। कौन से महाद्वीप में कोई मरुस्थल नहीं है, कोई डेजर्ट नहीं है? कमेंट करेगा इसे। देखिए, अगर हम देखें, यूरोप के पास से एक वार्म करंट गुजरती है, नॉर्वेजियन वार्म करंट, नॉर्वे की वार्म करंट। और नॉर्वेजियन वार्म करंट जो है यह पूरे के पूरे यूरोप के मौसम को खुशनुमा बना देती है और यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होता रहता है। वार्म करंट के कारण क्या होता है, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होता रहता है और 25 सेंटीमीटर पर ईयर से ज्यादा बारिश हर जगह हो जाने के कारण जो है कोई भी डेजर्ट यूरोप कॉन्टिनेंट में आपको नहीं दिखाई देता। तो यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसमें कोई डेजर्ट नहीं है, कोई मरुस्थल नहीं है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में ढेर सारा हिस्सा डेजर्ट है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को हम क्या कहते हैं, लैंड ऑफ थर्स्ट कहते हैं, प्यासी भूमि का देश कहते हैं। एशिया में तो थारगा डेजर्ट भारत में ही है, थारगा मरुस्थल एशिया में पड़ता है। अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा सैंडी डेजर्ट है। तो ये सभी नहीं होंगे, आंसर क्या हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? नॉर्वेजियन वार्म करंट के कारण ऐसा होता है, नॉर्वे की जो गर्म धारा है उसके कारण ऐसा होता है। अगला सवाल साइंस से रिलेटेड, व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स या बल की CGS इकाई क्या है, यूनिट क्या है? आपके ऑप्शन है अर्ग, डाइन, न्यूटन, जूल। भाई अर्ग, डाइन, न्यूटन, जूल, इसमें से क्या जो है CGS यूनिट है फोर्स का, बल का CGS यूनिट क्या है? अर्ग, डाइन, न्यूटन, जूल। देखिए, अगर हम बात करें MKS पद्धति में तब तो जो है बल जो है न्यूटन, बल क्या होता है कि अगर हम किसी भी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो उसको न्यूटन में मापते हैं। लेकिन यहाँ पर MKS पद्धति में नहीं पूछ करके क्या पूछ रहा है, CGS यूनिट में पूछ रहा है। और CGS यूनिट में जो मात्रक होता है वो क्या होता है, अर्ग होता है। सो इसको जो है ध्यान में रखे रहिएगा, अर्ग इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी? निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि का मतलब होता है वो राशियां विच डोंट हैव डायरेक्शन, जिनमें दिशा का निर्धारण नहीं हो पाता। आपके ऑप्शन है टाइम, पावर, एनर्जी, फोर्स। यानी अदिश राशि नहीं होने का क्या मतलब हो गया कि वह जो है सदिश राशि होगी। अदिश नहीं है तो वह क्या होगी, सदिश। आपके पास ऑप्शन है वक्त, पावर, ऊर्जा और बल। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कमेंट करिएगा गाइस क्या होगा आंसर। ठीक, यहां पर आप लोगों के कमेंट होने चाहिए कि कौन सा स्केलर क्वांटिटी नहीं है। देखिए, टाइम, इसमें कोई दिशा नहीं होती है तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है। पावर, ये भी जो है स्केलर क्वांटिटी है। और एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी। फोर्स, बल जो है क्या है, जिधर लगाया जाता है उसी दिशा में बल का विस्थापन होता है। तो इसको अगर हम देखें तो क्या हो जाता है, ये एक सदिश राशि है। ये जो है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा स्केलर क्वांटिटी नहीं है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्स। डी इज द राइट आंसर। ये क्या हो गया आपका, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, सदिश राशि। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? आपके ऑप्शन है वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, एक्सेलरेशन, टार्क। वेग, विद्युत प्रवाह, त्वरण, टार्क। कमेंट करेगा इस कौन सा इनमें से सदिश राशि नहीं है। अभी मैंने आपको अदिश पूछा था, अभी जो है मैंने क्या पूछा आपको, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यानी स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। तो अगर हम देखें तो वेलोसिटी, क्या इसमें दिशा का निर्धारण होता है, तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट में भी एक पर्टिकुलर दिशा में चलती है, तो ये भी जो है आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन, त्वरण में भी दिशा होती है, तो ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। और यहां पर एक खास बात समझे रहिएगा कि सॉरी, टार्क में भी दिशा, इलेक्ट्रिक करंट ये जो है दिशाहीन होती है। सो बी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या है, अदिश राशि है। बाकी सभी में दिशा का निर्धारण होता है। इलेक्ट्रिक करंट ये जो है विदाउट
जो है डायरेक्शन चलती है, बगैर दिशा के चलती है। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। तो इस पॉइंट को आप लोगों ने ध्यान में रखे रहना है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत प्रवाह यह जो है कैसी है, अदिश राशि। अगला सवाल, व्हाट इज द प्रीफिक्स ऑफ 1024? एक 10 टू द पावर, इट इज नॉट 1024, इट इज 10 टू द पावर 24, 10 घाते 24 के लिए उपसर्ग क्या है, पेटा एक्सा जेटा योटा। पेटा एक्सा जेटा योटा क्या होगा 10 टू द पावर 24 का मतलब अगर हम देखें तो क्या निकल करके आएगा, कमेंट करें। ठीक, आपके पास 4 ऑप्शन है यहाँ पर। ऑप्शन क्या है, पेटा एक्सा जेटा योटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, योटा इज द राइट आंसर। 10 टू द पावर 24 क्या होता है, योटा होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज प्रीफिक्स ऑफ 10 टू द पावर -24? 10 के घाते -24 की अगर हम बात करें तो उसको क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है योक्टो, जेप्टो, फेम्टो, ओट्टो। अट्टो, फेम्टो, जेप्टो, योक्टो। कमेंट करें गाइस, जल्दी जल्दी कमेंट आने चाहिए आप लोगों के। फटाफट कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। देखिए 10 टू द पावर -24 की अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता है योक्टो। ये जो है पॉइंट याद किए रहिए, क्योंकि यहाँ पर सवाल बहुत बनते हैं इस तरीके से, तो इसको जो है आपको ध्यान में रखे रहना। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? इनमें से कौन सा गलत है, झूठा है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत कथन है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, न्यूटन स्टैब्लिश द लॉ ऑफ मोशन इन हिज बुक प्रिंसिपिया इन 1687। न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपा में गति के नियम की स्थापना किया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ गैलीलियो। न्यूटन के गति के पहले नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। ठीक, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ मास। न्यूटन का पहला नियम द्रव्यमान की परिभाषा देता है। यहां पर पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन सा कथन गलत है। सवाल ये पूछा जा रहा है भाई, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें तो बिल्कुल 1687 में न्यूटन ने किताब लिखी प्रिंसिपा, और उसी में लॉ ऑफ मोशन दिए, गति के नियम वहीं पर दिए। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अगर हम कहें तो इसको गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, जो कि जड़त्व का नियम है, लॉ ऑफ इनर्शिया है, इसी को हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो तीनों कथन सही है, तो गलत स्टेटमेंट क्या हो गया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गिव द डेफिनेशन ऑफ मास, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो द्रव्यमान की परिभाषा नहीं दे पाएगी, तो डी इज द राइट। अगला सवाल आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, रॉन्ग है, झूठा है, ये सवाल है। ठीक, इंपल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आवेग एक सदिश मात्रा है। न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। न्यूटन का दूसरा नियम बल का परिमाण बताता है। सी ऑप्शन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी। अपकेंद्री बल शरीर की वृत्तीय गति को बनाए रखने के लिए आवश्यक बाह्य बल है। डी ऑप्शन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। अपकेंद्री बल अभिकेंद्री बल के बराबर और विपरीत होता है। देखिए अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज जो है सर्कुलर मोशन में है तो उसमें क्या होता है कि टुवर्ड्स द सेंटर एंड टुवर्ड्स द पेरिफेरी जो बल लगते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अपकेंद्री बल जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स अपकेंद्री बल के अवकेंद्री बल बिल्कुल विपरीत और बराबर लगता है। सो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। आते न्यूटन सेकंड लॉ की बात करें तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करता है और इंपल्स वेक्टर क्वांटिटी है। बचा क्या, सी, ये गलत है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सर्कुलर मोशन, ऐसा नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, इंटरनल फोर्स है विच रिक्वायर्ड to maintain the circular force of the body।
यहाँ पर ये ध्यान में रखे रहिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो रिक्वायर करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन ये जो है गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है, सी आंसर हो जाएगा आपका। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी शुड बी एट मैक्सिमम हाइट, स्थिर संतुलन के लिए शरीर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र अधिकतम ऊंचाई पर होना चाहिए। ठीक। अगला है, एनर्जी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऊर्जा एक सदिश राशि। सी ऑप्शन है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, कार्य एक अदिश राशि। एंड सोलर सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी, सौर सेल सौर ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सवाल आपसे यह पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सत्य है? ठीक। तो अगर हम देखें तो शरीर स्थिर संतुलन के लिए शरीर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र अधिकतम ऊंचाई पर नहीं होना चाहिए, बल्कि ये कहां होना चाहिए? जहां पर जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन पास हो रही है वहां पर होना चाहिए। तो ये जो है स्टेटमेंट गलत हो गया, फॉल्स हो गया। पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। एनर्जी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी गलत है। एनर्जी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल। वर्क क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है। कार्य जो है एक अदिश राशि है। सो सी स्टेटमेंट तो आपका सही है। अब आते हैं, सोलर सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, ऐसा नहीं है। सोलर सेल क्या करता है? यह जो है स्टोर कर लेता है और इसको अलग अलग प्रकार से, न सिर्फ लाइट एनर्जी में बल्कि अन्य चीजों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अन्य कार्यों में भी इसको क्या करता है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी में नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो ये जो है अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। सो पूछ रहा है विच वन इज ट्रू, सी इज द राइट आंसर। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, सही क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी क्या है? कार्य एक अदिश राशि है, ये सत्य कथन है। तो इसको जो है ध्यान में रख लीजिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, अगले सवाल की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्रेविटी स्मॉल जी, गुरुत्व स्मॉल जी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? स्मॉल जी इज अ जीरो एट द पोल, गुरुत्वाकर्षण ध्रुवों पर शून्य है। जी इज मिनिमम एट द इक्वेटर, गुरुत्वाकर्षण का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम है। जी इंक्रीजेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के घूमने के कारण जी बढ़ जाता है। जी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ, पृथ्वी की कोणीय गति में वृद्धि के कारण जी का मान बढ़ जाता है। क्या होगा आंसर? कमेंट करें भाई। सिंपल सा देखिए, यहां पर अगर हम देखें तो बिल्कुल पोल पर जीरो नहीं हो जाता है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। मिनिमम एट द इक्वेटर होता है और जैसे जैसे पोल की तरफ जाते हैं तो ये जो है पोल की तरफ जाने पर बढ़ता चला जाता है। तो जीज यहाँ पर मिनिमम है, इक्वेटर पर बिल्कुल सही है। जी इंक्रीजेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ गलत है, डिक्रीज कर जाता है। और चूंकि अगर रोटेशन ऑफ अर्थ होगा तो जाहिर सी बात है त्रिज्या बढ़ जाएगी और जो है जी का मान घट जाएगा। यहाँ पर m1m2/r² की कॉन्सेप्ट से अगर हम देखें तो इसको ध्यान में रखिएगा। और इंक्रीज इन एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ, ये भी जो स्टेटमेंट गलत है। सो यहाँ पर पूछ रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट वन, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? बी। सो बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर आते हैं। द लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन वाज गिवन बाय, ग्रहों की गति के नियम किसके द्वारा दिए गए? आपके ऑप्शन है आइंस्टीन, न्यूटन, केपलर, गैलीलियो। मुझे नहीं लगता कि इससे भी इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है। बहुत ही आसान सा सवाल। भाई ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? केपलर ने दिए। तो केपलर द्वारा ग्रहों की गति के नियम दिए गए हैं। सो सी इज द राइट आंसर। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए हुए हैं। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखे रहिएगा। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम बताए कि ग्रहों की क्षेत्रीय चाल नियत होती है, यानी समान समय में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। ये पॉइंट को याद रखे रहिएगा। अगला, हुज नेम एसोसिएटेड विथ एबोलिशन ऑफ सती प्रथा, किसका नाम सती प्रथा के उन्मूलन से जुड़ा हुआ है?
सती प्रथा एक ऐसी बुराई जिसमें पति की मृत्यु के बाद महिलाएं जो है वह अपने आप को चिता में समर्पित कर देती थी, जला लेती थी। पहले जो है अगर हम देखें सती प्रथा का उल्लेख इनिशियली अगर हम बात करें तो सती प्रथा का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी, सिंधु घाटी सभ्यता में भी सती प्रथा का उल्लेख है, जब लोथल से युगल समाधान मिल जाता है। यानी अगर हम देखें तो युगल समाधान कहां से मिलता है, लोथल से दिखाई दे जाता है, सो वहां पर भी माना जाता है। सती प्रथा की जो अभिलेखी साक्ष्य की बात करें तो 510 एडी का 510 ईस्वी का भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है, भानुगुप्ता का एरन इंस्क्रिप्शन जो है उसमें सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा यह जो है एक बड़ी बुराई के रूप में उभर करके आई जब बाह्य आक्रमण तेज होने लगे ब्रिटिशर्स के टाइम पर, और राजा राम मोहन राय ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और इनके प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पहले जो है बंगाल में, फिर मुंबई में और फिर पूरे इंडिया में, पूरे ब्रिटिश इंडिया में सती प्रथा को बैन घोषित कर दिया। तो एवोल्यूशन ऑफ सती प्रथा से राजा राम मोहन राय जुड़े हुए हैं। आप यहाँ पर बड़े समाज सुधारक हैं राजा राम मोहन राय, इनको फादर ऑफ रेनेसा भी कहा जाता है, पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। ये पॉइंट को दिमाग में रख लीजिए, पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाने वाले राजा राम मोहन राय इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, अगले सवाल की तरफ आते हैं। यंग बंगाल मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ, यंग बंगाल मूवमेंट किसके साथ जुड़ा हुआ है? हेनरी विवियन डेरेजियो, राजा राम मोहन राय, आरसी मजूमदार, एके दत्ता। हेनरी विवियन डेरेजियो, राजा राम मोहन राय, आरसी मजूमदार या एके दत्ता, किसके साथ यंग बंगाल मूवमेंट जुड़ा हुआ? यंग बंगाल मूवमेंट में क्या था कि राष्ट्रवादी कवि, भारत के पहले राष्ट्रवादी कवि कह सकते हैं आप, हेनरी विवियन डेरेजियो, इन्होंने अपने समर्थकों का एक दल बनाया और तर्क पर जो है इन्होंने बल दिया, तर्कतः चीजों को काटने और सिद्ध करने की बात करते थे, तार्किक क्षमता की, लॉजिकल बातों को लेकर के एथिकल चीजों को एस्टैब्लिश करना लॉजिक्स के माध्यम से, ये शुरुआत किया हेनरी विवियन डेरेजियो ने। और इसी दौरान अगर हम देखें तो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद जैसी अवधारणा, जो कि अगर हम देखें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से उभर करके आ रही थी, उससे पहले अगर हम देखें तो 1688 में उसकी अवधारणा जो है आपको इंग्लैंड की क्रांति में दिखती है। लेकिन भारत के संदर्भों में राष्ट्रवाद की अवधारणा देखें तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद शब्द आपको ऋग्वेद में भी मिल जाता है। तो वो अवधारणा बड़े पैमाने पर उभार करके ले आते हैं यंग बंगाल मूवमेंट के माध्यम से हेनरी विवियन डेरेजियो। ये जो है ध्यान में रख लीजिएगा कि आप लोगों से ये सवाल कभी भी पूछा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर इस चीज को लेकर के आने वाले कौन थे। ठीक, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन गाइस। द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? दिल्ली, बैरकपुर, मेरठ, कानपुर। दिल्ली, बैरकपुर, मेरठ, कानपुर, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कमेंट करें गाइस। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? ठीक, कमेंट आने चाहिए कि कहां से ये शुरू हुआ। देखिए अगर हम देखें तो सबसे पहला विद्रोह जो है वह कहां किया गया? तो सबसे पहला विद्रोह वह जो है शुरू किया गया मेरठ में, जब जो है मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। ठीक, और फिर ये आग जो है यहां से आगे बढ़ती चली गई और दिल्ली तक जो है लोग पहुंचे और फिर दिल्ली पर अधिकार किया, दिल्ली चलो का नारा दिया, मेरठ से दिल्ली चलो वाली कहानी हुई और ये जो है पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया गया। तो इसको जो है ध्यान में रखे रहिएगा। नाउ the first sepoy who refused to use the grease cartridge and killed adjutant was, पहला सिपाही जिसने चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया और एक एडजुटेंट को मार डाला, कौन था? मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव, अब्दुल रहीम। मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव, अब्दुल रहीम, ये कमेंट करके
आप लोग जल्दी से बताइए कि पहला सिपाही जिसने जो है ग्रीस कार्ट्रिज का प्रयोग करने से मना किया और अपने एडजुटेंट को, सार्जेंट को ऊपर गोली चला दी, मंगल पांडे। 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद माने जाते हैं मंगल पांडे। सो ए इज द राइट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा यहां पर। बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन द ईयर। प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? बैटल ऑफ प्लासी किस वर्ष लड़ा गया? एक सिंपल सा सवाल आप लोगों से कि बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया? ठीक, प्लासी की लड़ाई की अगर हम बात करें तो 1757 में, 1757 में यह लड़ाई लड़ी गई। 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, ठीक, सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में, अंग्रेजों के बीच में, जिसमें लॉर्ड क्लाइव प्रमुख है, इसने जो है सिराजुद्दौला की सेना को छल से हरा दिया। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे स्थित, तो भागीरथी नदी के किनारे स्थित पलासी नामक जगह पर आम के बगीचे में यह लड़ाई हुई और इस लड़ाई में बुरी तरह से हरा करके स्टैबल करता है अपने सिस्टम को, अपने साम्राज्य को ब्रिटिशर्स यहां पर स्टैबल करते हैं। सो इसको याद रखे रहिएगा। 1757 इज द राइट आंसर। बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी की लड़ाई। ठीक, एक बुक है फ्रॉम प्लासी टू डिवीजन एंड आफ्टर, शेखर बंदोपाध्याय द्वारा लिखी गई पुस्तक। इस पुस्तक को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मॉडर्न इंडिया को एक नए एस्पेक्ट्स में समझाया गया। नई वाली एनसीईआरटी के राइटर भी हैं शेखर बंदोपाध्याय, तो वो जो है आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि भाई आप लोगों को वह जो है, अगर आप लोग देखते रहेंगे तो आप लोगों के लिए कहानी जो है वह ठीक रहेगी। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखते रहिएगा। और यहीं पर जो है अगर हम देखें तो आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं, बट उससे पहले आप लोगों के लिए एक विशिष्ट सूचना जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है भाई, उसको आप लोग कतई जो है मिस मत करिएगा उस सूचना को। यहाँ पर बहुत खास चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि जो दिवाली ऑफर चल रहा है उसको आप लोगों को रिवील करना है भाई। बगैर दिवाली ऑफर को रिवील किए आप लोग के लिए जो स्पेशल ऑफर, अगर आप उसको रिवील नहीं कर रहे हैं तो आप लैग कर रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप लोगों ने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो उसको जो है अपडेट कर लीजिए, क्योंकि ये जो है वन स्टॉप सोल्यूशन है सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए। इसमें आपको जॉब अलर्ट्स, स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्सेज, फ्री पीडीएफ, अनलिमिटेड क्विज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फ्री प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट, सभी कुछ आपको मिलने वाला है। तो ये जो है जरूर से जरूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही इसके लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर के एग्जामपुर लिखेंगे, जैसे ही एग्जामपुर लिखेंगे एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप आ जाएगा, एग्जामपुर सरकारी नौकरी प्रेप। इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके जब आप इंस्टॉलेशन पूरा हो जाएगा तो ये जो है इस तरीके से पेज आएगा। इसमें आप ओपन पर जाएंगे तो ये पेज आ जाएगा। लेट्स रजिस्टर पर जाएंगे तो आप इसको जो है लेट्स रजिस्टर पर जाएंगे तो इस तरीके के पेज आ जाएगा। यहाँ पर नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, पासवर्ड, फोन नंबर और सिटी, आई एग्री पर टिक करके रजिस्टर कर देंगे। आपका ऐप जो है प्रॉपरली काम करना शुरू कर देगा। ठीक, तो ये ध्यान में रखे रहिए, ऐप के प्रॉपरली काम करने के लिए ये बहुत जरूरी है। और भाई दिवाली, इस दिवाली सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात एग्जामपुर के साथ है। और इसीलिए दिवाली धमाका ऑफर आप लोगों के लिए है। अभी इनरोल कीजिए एग्जामपुर के कोर्सेस में और पाइए 75% का मार्वलस डिस्काउंट। इसके लिए आपको कोड यूज करना है DIWALI 75, दिवाली 75। इस कोड का आप इस्तेमाल करेंगे, आपको सभी कोर्सेज पर जो प्रहार बैच लॉन्च हुआ है उसमें सभी पर आपको 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इस कोर्स को आप लोग रिवील कर लीजिए। और ये ध्यान रखे रहिएगा कि ऑफर सिर्फ और सिर्फ 27 अक्टूबर तक रात 12 बजे तक उपलब्ध है।
तो ये चीज जरूर करिएगा, ऐप पर जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बाय।